होता है ना। तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो, मैं करवाऊंगा सब। और अभी तक आपने जितने एमसीक्यू करे मेरे कराए से बाहर एक शब्द भी दिखा कहीं पर भी? बस फिर क्यों चिंता कर रहे हो? देखो बेटा, डेथ भाई मैंने 10 मिनट का ब्रेक दिया था, 15 मिनट दे दिए। जस्ट लाइक रिटायरमेंट, एक्सेप्ट वन चेंज। भाई जर्नली रिटायरमेंट होती है समय देखकर, ठीक है। तो आदमी को पता है कि नॉर्मली कि भाई ऐसे समय पे रिटायर होगी, बुक्स अफेक्ट ना हो एक बार को। पर क्या इंसान की मौत भी समय देखकर आएगी? आज पहला दिन है, शुभ मुहूर्त है, अब मरना चाहिए इंसान को? नहीं ना, वो तो कभी भी मर सकता है। 2 दिन काम करके, 6 महीने काम करके, 15 दिन काम करके, 3 महीने काम करके। तो ऐसी सिचुएशन में उसने जितने समय काम किया उतने समय का हम उसे क्या देते हैं? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बस हमें उसकी कैलकुलेशन सीखनी है, सेक्शन 37, दैट्स इट। ठीक है। तो सबसे पहले बस इसमें मेन जो टॉपिक जोड़ना है वो मुझे क्या जोड़ना है? कैलकुलेशन ऑफ पी एंड एल सस्पेंस। पी एंड एल सस्पेंस बेसिकली क्या होता था? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हाँ, सारे सब रिटायरमेंट वाले ही तो पॉइंट हो गए वो, टिल डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। भाई ऐसा भी हो सकता है आदमी चलो साल के बीच में तबीयत खराब हो तो रिटायर हो ही जाए, तो उस केस में भी यही बात है। अब यहां पर मैंने पी एंड एल सस्पेंस के लिए 2 बेसिस बताए थे। पहला बेस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स या प्रीवियस ईयर्स। दोनों में फर्क क्या है? 1 साल, 1 साल से ज्यादा साल। 3 स्टेप लिखवाता था। स्टेप 1, या तो एवरेज प्रॉफिट निकालने को कहेगा क्वेश्चन, आता है एवरेज प्रॉफिट। या फिर क्वेश्चन क्या बोल देगा? लास्ट ईयर बेस पर या प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट के बेस पर। यह हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। एक स्टार लगाया, बता दूंगा क्यों लगाया बाद में। अगर इसमें कोई ट्रेंड है तो प्लस माइनस ट्रेंड, हालांकि आपकी 12th की किताबों में ऐसा क्वेश्चन ट्रेंड का दिखता नहीं था, मैं अपनी तरफ से बोल के करवाता था। ध्यान आ रहा है कि भाई हर साल प्रॉफिट बढ़ भी तो सकता है ना, जैसे बिल्कुल, इसलिए मैंने लिख तो दिया ही है। स्टेप 2, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। कैसे? स्टेप 1, इंटू महीनों में काम करके मरा है तो मंथ अपॉन 12, हफ्तों में काम करके मरा है तो वीक अपॉन 52, और डेज में काम करके मरा है तो अपॉन, बोलो, 360 डेज या 365, जो भी आपको सुटेबल लगे। अब 72 दिन है तो 360 से कटते हैं, है ना। 73 डेज है तो 365 से, कोई डाउट? और स्टेप 3, मरने वाले का शेयर। स्टेप 2 इंटू बीज रेशो। लिखो पहला बेस। बासु जी 12-13 दिन बचे हैं, अब रेगुलर आ जाओ मेरे भाई। कैसे करोगे? और अभी मैं देखो एक लिंक भेजूंगा, वो लिंक में साइन अप करना, पेपर मिल जाएंगे कुछ 10-10 पेपर सबके। हाँ बेटा,
एक बार अपोस्ट्रोफी एस है और एक बार बिना अपोस्ट्रोफी एस के है, तो यानी कि 1 साल का या बहुत साल के। तो भाई आपके पिताजी अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं, तुम ऐसे कैसे रह गए कमजोर? जब उससे ज्यादा ही तेज है। हाथ क्या पूरे तंग हो भाई। ये टैबलेट काम की थी, असर आ गया थोड़ा, जो भी मंगाई थी मैंने। सीनोरेस्ट। कुछ याद है सोनाक्षी चैप्टर? आपके फोन में बजन बजा भी कोई? हाँ, सबके में बजा है, सबके में, अंकुर सर के में भी। क्यों? वो गवर्नमेंट का कोई अलर्ट आया है। अरे वो गवर्नमेंट की निगाह में तो बांग्लादेशी होगा इसलिए नहीं आया। तो बस तुम्हारा रजिस्टर्ड एरिया तो भारतीय नागरिक ही नहीं हो। किस किस के फोन में आया है बस अभी? क्या था? गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया, एक बार पढ़ लेना। कोई इमरजेंसी, सुनो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली है शायद। मेरी फीस मिलने के बाद हो जाए और क्या। और जिन पे नहीं आया समझ जाओ बांग्लादेशी नागरिक है वो। ऑन द बेसिस ऑफ, अरब तेरी डिमांड पे लिखवा रहा हूं, ये देख ले। ऑन द बेसिस ऑफ बस लास्ट ईयर्स सेल। ये पढ़ के देखा था आपने? थोड़ा सा क्या था? पढ़ लेना पड़ेगा, अंग्रेजी ज्यादा मजबूत। अभी देखा नहीं है मैंने, मुझे लगा मेरा फोन खराब हो गया बस। मुझे भी यही लगा फोन हाइट है, फोन दिलाएंगे के लिए। फोन हाइट है यार, बेटा पढ़ लेते हैं। स्टेप 1, प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इंटू 100, और इसमें प्लस माइनस ट्रेंड इन प्रॉफिट परसेंटेज। कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख सकता है, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपना मुंह से बोलकर भी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज में ट्रेंड का, कि इस साल का प्रॉफिट 2% ज्यादा एक्सपेक्टेड है। स्टेप 2, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो यहां पर हमें सेल दे रखी होगी, सेल ऑफ करंट ईयर टिल डेट ऑफ डेथ इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। टाइम का यहां कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये सेल है ही अप टू डेट ऑफ डेथ की। और अगर सेल मिसिंग है करंट ईयर की, तो क्या करना है? लास्ट ईयर सेल प्लस माइनस ट्रेंड इन सेल इंटू जितने समय काम करा इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये निकलेगा प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ।
गौरी जी कहाँ छुट्टी में है देवी जी? डेट शीट तुम्हारी डेट कब की आई है पेपर की? 9 तारीख को भी आनी है। 9 तारीख किसकी डेट आई है? आईपी वाले जानबूझ के अटकाते हैं पेपर हमेशा सीयूटी में। हर बार एक दिन 2 दिन पहले रखेंगे जानबूझ के। भैया उसमें तो जीवे भी आ रहा है, तो उसमें करोगे क्या? जय माता दी है, सिक्का करवाएगा और क्या करोगे? OMR शीट है, सफेद लीड है, फिर कंप्यूटर पे एक भी नहीं है। भैया पास हो जाएगी तो सच्ची बताऊं, मैंने तो मेरे यहाँ से जितने बच्चों ने आज तक आईपी भरा है, सबको 100% बच्चों की बता रहा हूँ, वो बच्चे भी जो 12th में 40% लायक भी नहीं थे, उनको भी आईपी में कॉलेज मिलते देखा मैंने। बढ़िया बढ़िया का ठीक कॉलेज मिल ही जाता, थोड़ा वेट कर लो तो बढ़िया भी मिल जाता, क्योंकि बच्चा पहले अगर सीयूटी क्रैक होकर दिल्ली मिलेगा तो आईपी में कोई ना लेता है, फिर वो जाहिर सी बात है वो दिल्ली जाएगा। स्टेप 3, कितने देर में आते हैं और आईपी वाले रिजल्ट हमेशा जानबूझ के सीयूटी से पहले निकालते हैं, जिससे बच्चे एडमिशन लेके पैसे ब्लॉक कर लें। बहुत शातिरपन आए, बहुत शातिर लोग। हाँ जी। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, स्टेप 2 इंटू बीज रेशो। याद आ रहा है? सब कुछ पढ़ा था सोनाक्षी जी। अब एक बात बताओ मुझे, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखवाए थे, ध्यान है कुछ? लक्ष्य क्या इंपॉर्टेंट नोट बताए थे मैंने? अगर बैलेंस शीट में P&L अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस आ रहा है याद? क्वेश्चन भी बना के करवाया था मैंने अपना डेप्थ में, एक ही क्वेश्चन तो बनाया था मैंने जिसमें पूरी बुक कवर हो गई थी डेप्थ का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस वो P&L माना जाएगा जो बैलेंस शीट में दे रखा है। पर आप ये बताओ, उस क्वेश्चन के बाद कुछ भी ऐसा पॉइंट बचा था जो किसी भी पॉइंट बुक में के किसी क्वेश्चन में ना हो? अब अगर देखो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में P&L अकाउंट हमें दे रखा है एसेट्स में, दैट इज ये डेबिट नेचर का है, तो वो क्या बन जाएगा? लॉस। P&L अकाउंट दे रखा है अगर लायबिलिटी में, यानी क्रेडिट नेचर का है, तो क्या बन जाएगा? वो प्रॉफिट। आगे याद कुछ ऐसा पॉइंट लिखवाया था वानी जी? पॉइंट नंबर 2 बस। सोनाक्ष बेटा, अगर बचे हुए पार्टनर अपना रेशो बदल रहे हैं, तो ये जो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं, इसके ट्रीटमेंट में कोई चेंज होता है या वो वैसे ही रहेगा? जैसे एबीसी 3 पार्टनर है, नहीं एबीसी 3 पार्टनर है, बी मर गया, पुराना रेशियो था 5:3, नया रेशियो लोग रख रहे हैं 2:1। तो अब इस केस में एस्टिमेटेड प्रॉफिट किस नाम से दिखाते हैं? P&L सस्पेंस के नाम से। रिवैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाले तो तूने भी निकाले होंगे, शायद तुमने केवल ये वाला हिस्सा करो, इसने ना करो, क्योंकि बुक में इसके क्वेश्चन नहीं थे। भैया एक क्वेश्चन था। हाँ, सेल का एक था बस, एक सेल का, एक ट्रेंड का, ओनली वन। हाँ ठीक है, क्योंकि जर्नली सब यही करते हैं। मैं कह रहा हूं इसमें भी जो तू बी का प्रॉफिट निकालता था डेथ के केस में, मरने वाले का, उसे किस नाम से लिखता था? बीस कैपिटल अकाउंट में, P&L सस्पेंस। यहां तक क्लियर है? अब अगर रिमेनिंग पार्टनर अपने रेशियो चेंज करें तो भी क्या वो P&L सस्पेंस के नाम से ही आएगा? नोट करो, ये बहुत रेयर यूज होने वाला पॉइंट है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। सुनो, अगर रिमेनिंग पार्टनर अपना रेशो
बदल रहे हैं तो P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा। इस सिचुएशन में एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी? गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर, दैट इज ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट। तो अब जैसे आप 20 कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, नॉर्मल केस में एस्टिमेटेड प्रॉफिट को आप क्या नाम से लिखते हो? P&L सस्पेंस। एक मिनट ये पॉइंट पूरा कर दो। तो यहां P&L सस्पेंस नहीं लिखेंगे, फिर उसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट किस किस से मिलेगा? ए और सी से मिलेगा। कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो। और इसके लिए मैं वर्किंग क्या करवाता था? गेनिंग सैक्रिफाइस तो मैं निकलवाता नहीं, तो मैं क्या वर्किंग करवाता था? जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ओल्ड रेशो में क्या करते थे हम उसे, और न्यू रेशो में, और इससे अपने आप हमारी क्या बन जाती थी? एंट्री बन जाती थी गेनर टू सैक्रिफाइस। यही करते थे। लॉस का केस होगा तो क्या कर दूंगा? ओल्ड रेशो में डेबिट, न्यू में क्रेडिट। ये वाली बात, ये वाला पॉइंट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, चांस है। ये लोग कर दिया, ऊपर लिखो। ये वाला पॉइंट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन करके आएंगे। याद है नमित जी, कुछ ऐसा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। एक पॉइंट पीएचडी का हो गया था। पीएचडी का आया रिपोर्ट चेक करना। असल में पता है एक प्रॉब्लम ये भी है, ये पॉइंट्स बुक में अब है ही नहीं, तो या तो टीचर अपने तरफ से अपने क्वेश्चन बना के कराए ये पॉइंट्स, तो आपको दिखेंगे, बुक में दिखेंगे नहीं तो याद भी नहीं रहेंगे। मैं तो इससे पूछ, मैं 90% मतलब 50% क्वेश्चन मैंने अपने बोले होंगे कि 50% बुक के हैं तो, और एग्जाम में वो क्वेश्चन ज्यादा आते थे जो मैं बोलता था बजाय बुक वालों के। ऐसे ही होता था ना तो फिर जैसे वो गारंटी वाला क्वेश्चन था जिसमें गारंटी पूरे साल की नहीं लग रही थी, फॉर ए पीरियड लग रही थी, आता था पेपर में। ठीक है जी, बस डेथ में एक पॉइंट और बचा है, लिखो, टॉपिक खत्म। सेक्शन 37। अब आप कहेंगे यार एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाना सिखाया मैंने। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट तो वन मार्कर में बन नहीं सकता। लास्ट वो क्या पूछ सकता है आपसे? इंटरेस्ट बता दो कितना लगेगा इस साल का। हाँ, इतना तो करके आएगा कि भाई 50 में से हर पेपर में 35-40 क्वेश्चन सही कर दे, 40 मिल जाएगा। मैंने यही तो बोली, 35-40 सही कर दे। एक आध गलत चल जाता है। सेक्शन 37, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, कॉमा, व्हेन हिज डेब्ट नॉट, या हिज ड्यू लिख दो, हिज ड्यू नॉट क्लियर्ड, और no agreement is made for manner of settlement,
अब जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है ए बी सी, बी रिटायर हुआ या मर गया, बी रिटायर हुआ तो बी से, मर गया तो बी के बेटे से। ए और सी ने बिल्कुल क्लियर बात कर लिया जी हम 6 हिस्सों में तुम्हारे पैसा दे देंगे, दैट्स इट। तो अब सेक्शन 37 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहां पर एग्रीमेंट हो चुका है पेमेंट किस तरीके से की जानी है। लेकिन बी मरा तो ए और सी का बी से के बेटे से या बी से अगर भी रिटायर हुआ है तो कोई अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि तुम्हारा ड्यू कैसे सेटल होगा। तो उस केस में सेक्शन 37 का यहां पर रूल आता है। इस केस में जो आउटगोइंग पार्टनर होता है ना, उसके पास एक राइट होता है। हाँ, कल भी बताया था वैसे मैंने, आउटगोइंग पार्टनर हैज राइट। क्या राइट है उसके पास? पॉइंट नंबर 1, आइदर टू गेट interest at the rate 6% per annum on his due, or share in profit in proportion of his due। और वो क्या लेगा जनरली? whichever is higher। पर यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, ही कैन चूज दिस ऑप्शन ओनली वंस। ऐसा नहीं है इस साल इंटरेस्ट लूंगा जी, अगले साल प्रॉफिट लूंगा जी, फिर इंटरेस्ट लूंगा जी, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट। एक बार डिसाइड कर लेगा वो, जो एक बार डिसाइड किया जब तक सेटलमेंट नहीं होता हर साल वो मिलेगा उसे। ठीक है बेटा? सेक्शन 37। डिसोल्यूशन लेगा हमारी आज की भी क्लास और कल की भी क्लास। आज न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, कल उसकी थ्योरी कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी भी उसमें बहुत सारी है। एक बात सुनिए, डिसोल्यूशन सबने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत ध्यान होगा, आसान चैप्टर था। मेरी बैलेंस शीट में पुराना फर्नीचर दे रखा है 25,000, तो पहले मैं उसे राइट ऑफ करता था, 2 साइड लिखता था और फिर बाय साइड बेचता था। ऐसे ही करते थे। कितने में बेचता था? ना लिखा हो तो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिलाइज ही नहीं होगा, और इवन आपकी जो कोर्स बुक थी 3 साल पहले वो भी यही कहती थी 2 साल पहले रिलाइज नहीं होगा। पर उसे कौन सी वैल्यू पे रिलाइज करेंगे? बुक वैल्यू पे। गुडविल है, क्या है? गुडविल। ठीक है, तो गुडविल पहले हमने लिखी 2 साइड, कैंसिल कर दी, फिर उसे बाई साइड बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? जितने में क्वेश्चन कहेगा। क्वेश्चन अगर ना बताए तो, और भी कोई ऐसा एसिड है क्वेश्चन ना बताए तो रिलाइज नहीं होगा क्या? नहीं। एडवांस एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। और जो सस्पेंस होते हैं ना वो एसिड नहीं होते। मैंने आपको शुरू से उन्हें किस नाम से सिखाया? नेगेटिव रिजर्व के। तो वो तो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, वो तो जाते ही नहीं बेटा। हाँ, WCR रियलाइजेशन में अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैंसिल करने के लिए हाजी सिंगल साहब, WCR कैपिटल अकाउंट में या रियलाइजेशन अकाउंट में कैंसिल होता था? पक्का? IFF और इन्वेस्टमेंट होगी नहीं तो IFF दिखेगा ही नहीं, और नहीं है तो भी वहां पर है ना। अच्छा, WCR है 10,000 का, क्लेम है 6,000 का। अब क्या करा जाएगा? अब ट्रीटमेंट क्या होगा रिजोल्यूशन में? WCR 10,000 का, क्लेम 6,000 का। नहीं, 6,000 कहां दिखाने हैं? कैश वाले में नहीं, रियलाइजेशन में कुछ आएगा नहीं आएगा रिजर्व का? आएगा 6,000 और 4,000 बटेगा पार्टनर्स में, और ये 6,000 बाई साइड आने के बाद फिर पे होगा।
टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब जब लाइबिलिटी डिटरमाइन हो जाती है तो वो रिजर्व नहीं है, वो आउटसाइडर लाइबिलिटी बन गया। हाँ तो रिलायशन ही तो बोला है मैंने भी यही तो बोला है। एक ट्रीटमेंट जो बुक से स्किप था, गायब था, जानबूझ के नहीं था, वहां पे कंफ्यूजन है। WCR है 10,000 का, क्लेम एडमिट हो रहा है 12,000 का, डिसोल्यूशन में अब क्या होगा? देखो चलो पहले डिसोल्यूशन पे आते हैं, फिर बात करते हैं। आप सब ये हटा दूं, डिसोल्यूशन थोड़ा लंबा है, टाइम लेगा, ध्यान देना मेरी बात पे। थ्योरिटिकल कल पढ़ाऊंगा, आज न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं इसके। सर सबसे पहले डिसोल्यूशन में दो शब्द थे, एक था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या डिफरेंस था? इसका मतलब था ओल्ड एग्रीमेंट खत्म करके नया एग्रीमेंट बनाना। इसका मतलब था, इसे हम क्या कहते थे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते थे। इसमें क्या क्या कवर होता था? चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। डेथ पे स्टार लगाया, रीजन बताऊं क्यों? भाई हमें 12th में नहीं सिखाया गया, बट एक्चुअल में नियम होता है कि अगर कोई पार्टनर मरेगा तो फर्म डिसॉल्व होगी, अनटिल अनलेस पहले से पार्टनरशिप DD में लिखा है कि पार्टनर मरने के बाद भी फर्म कंटिन्यू रहेगी। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो पार्टनर मरते ही फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म डिसॉल्व होगी ना कि पार्टनरशिप, इसलिए स्टार लिखा है। तो ए फर्म कैन बी डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। भाई मैंने बोला था बुक में बहुत अधूरी चीजें भी पढ़ते हो। यही बताया था कि अगर गलत था वो, और आपको 12th की बुक की थ्योरी में पढ़ा दूंगा ये बात जो मैंने बोली है। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या? फर्म सीज्ड टू वर्क, मतलब फर्म काम ही नहीं कर सकती। इसका मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग्स ऑल पार्टनर। केवल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो बात अलग है, लिखा है अमंग्स ऑल पार्टनर तो बात अलग है। अब रही बात तेरी, इसी बात को मैं काटूं, सेपरेट एंटिटी होती है फर्म, दो ही पार्टनर है, एक मर जाए तो फिर पार्टनरशिप कैसे रही? कैसे रही फिर? तो बेटा दो शब्द होते हैं, एक होता है सेपरेट लीगल एंटिटी और एक होता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी इज द टर्म गिवन बाय लॉ, ठीक है, नॉट अकाउंटेंसी। और सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी की होती है, किसकी होती है? कंपनी की होती है, कानून के नियमों में। और एक होता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ये अकाउंटेंसी की टर्म है कि अकाउंट बनाते हुए सोचो कि मालिक और दुकान अलग है, ये दो डिफर टर्म्स हैं। Firm cease to work,
थ्योरी मैं वैसे कल पढ़ाऊंगा इस चैप्टर की, तो चिंता ना करें। उसके बाद फिर कल इस चैप्टर के और डेथ के क्वेश्चंस भी करेंगे। शाम को मेरा बैच है, आपको पढ़ना हो आप पीछे आके पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद पढ़ पाएंगे आप पीछे, क्योंकि 4 से 5 बैच होगा मैथ्स का। मिगलानी सर पढ़ाते हैं, वो अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स। हो गए 8-9 तो हो गए। 5 बजे आप नहीं, मैं तो आ जाऊंगा 4 बजे। तो भैया आपको 5 बजे आना है। 4 बजे मेरा होगा, मिगलानी सर का वहां होगा। ये इन्हें अपना पढ़ना है बैठ के। शाम वाला बैच तुमसे 4 तारीख को कही थी ना रखने को। अरे मिलानी सर के बैच 4 बच्चे आ रहे हैं। हो गए 8-9 हो गए भैया। ऐसे नहीं बैठ के पढ़ाया जाता ना, मैं वो बोर्ड पे अपना पढ़ाएंगे तरीका। तो 5 बजे आपका बैच होगा। 5 बजे मेरा यहाँ होगा, वो रूम खाली हो जाएगा। 11th में तो अभी खैर कमी होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। हाँ, मेरा 4 से 5, 5 से 6 है फिलहाल यहाँ। 4 से 5 अकाउंट, 5 से 6 को। अभी 2 बैच इतनी जल्दी 11th के कैसे बन जाएंगे? वो बनेंगे जून तक। आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं प्रोसेस। भाई कमाई है तो क्या करेंगे? प्रोसेस देखो, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं यार, ध्यान दे लोगे, इस प्रोसेस में भी कुछ थ्योरी भी कवर है। कैंसिल बुक वैल्यू of all the assets by debiting realization account and crediting assets account। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते थे हम, एसेट तो एंट्री बनी, रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट, बुक वैल्यू खत्म। तो आज के दिन अब उनकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसलिए मैं 0 वाले एसेट को जितने में भी बिकूं वो फायदा, इसलिए वो क्रेडिट में आता है। स्टेप 2, कैंसिल ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी एंड प्रोविजन बाय क्रेडिटिंग रियलाइजेशन अकाउंट एंड डेबिटिंग लायबिलिटी अकाउंट। ध्यान से सोचो, तो मैंने एंट्री भी तो बताई दी आपको। एसेट कैंसिल करने की एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट। लायबिलिटी कैंसिल करने की एंट्री क्या हुई? लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, फिर स्टेप 3 में ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स को सोल्ड करा जाता है। अब इसके 2 ही रास्ते थे, या तो थ्रू कैश या दूसरा रास्ता थ्रू कैपिटल अकाउंट। कोई तीसरे तरीके से एसेट डिस्पोज हो तो उसकी एंट्री करते ही नहीं थे हम। एसेट की डिस्पोज की 2 ही तरीके से एंट्री होगी, या तो पार्टनर ले या कैश में बिके। कैश और बैंक आर द सेम, इसमें बहस करना मुझसे बेटा। ठीक है, कोई तीसरे तरीके से एसेट डिस्पोज होता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती थी। लिखवाता था मैं, ध्यान आ रहा है कि क्रेडिटर टेक ओवर एसेट, तो क्या एंट्री करते थे आप? नो एंट्री। फिर यहां से जो पैसा आता था, फिर हम क्या करते थे? पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब पेमेंट भी 2 तरीके से होती थी, या तो थ्रू कैश या कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होती थी, एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही होता था कुछ। ऑर्डर क्या रहता था?
सबसे पहले पेमेंट किसे होती थी? एबीसी पार्टनर है, बी की बीवी कौन हुई? आउटसाइडर, बाहर वाली, इस फर्म के हिसाब से, ठीक है। सेकेंडली, टू पार्टनर्स लोन। थर्डली, टू कैपिटल अकाउंट। और एट लास्ट, बैलेंस इन रेशो। ऐसी था ना कुछ? लिखो स्टेप्स। आगे पीछे नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही होता था। ध्यान करो, कैपिटल अकाउंट से पहले लोन अकाउंट बना लोगे तो गलत है। पहले लोन अकाउंट क्लोज होगा, फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। यही था बेटा ऑर्डर। बी थ्रू कैपिटल अकाउंट, थ्रू एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, ए थ्रू कैश। एक बात सुनो बेटा, मैं ये पार्टनर है, तेरे से लोन ले रखा है, फर्म बंद हो रही है, तो पहले अपना पैसा पूरा कर ले, तेरे को बनने दे। फर्म किसी गलती से बन रही है हमारी, तो पहले किसका पैसा मिलना चाहिए? मेरा, आउटसाइडर। आए मेरे पे कभी नगर में, वहां से सर से कट के 5 बच्चे हैं 11th। कौन? अब आगे बढ़े क्या? एंट्री करवाई था मैं इसमें। एंट्री का तो मैंने बड़ा आसान तरीका बताया था तुम्हें। क्या? बस ये देखो कैश और कैपिटल पे क्या असर पड़ रहा है। अपोजिट रिलेशन जयराम जी की हो गई एंट्री। कोई ट्रिक नहीं, कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नॉलेज कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिड बेच रहा हूं तो कैश पे असर आएगा कैपिटल पे? कैश बढ़ेगा कम होगा? कैश बढ़ेगा, कैश डेबिट अपोजिट में रिलेशन, हो गई एंट्री। लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा हूं, कैश पे असर आएगा कैपिटल पे? लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा हूं, कैश पे असर आएगा कैपिटल पे? कैसे? लायबिलिटी की पेमेंट करने से कैपिटल पे कैसे आएगा भाई? कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट। भैया भाई लायबिलिटी तो जीरो है मेरी बुक में। पहले स्टेप, दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप में मैं सारी लायबिलिटी ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूं, तो वो बुक में ऑलरेडी जीरो है। इसीलिए लायबिलिटी और एसेट का नाम नहीं आता, इसीलिए रियलाइजेशन का नाम आता है। अब बताओ, क्रेडिटर की पे कर रहा हूं, पैसे कैश पे चलाएगा कैपिटल पे? बताओ, कैश बढ़ेगा कम होगा? कैश कम होगा तो क्रेडिट, अपोजिट में रियलाइजेशन। पार्टनर ने मशीन ले ली, जब पार्टनर कुछ विड्रॉ करता है ड्राइंग से, कैपिटल बढ़ती है कम होती है? कैपिटल कम होती है तो कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर ने वाइफ लोन की जिम्मेवारी ली, जब पार्टनर कोई लायबिलिटी अपने ऊपर ले रहा है तो उसकी कैपिटल बिजनेस में बढ़ाएंगे कम करेंगे? बढ़ाएंगे। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, अपोजिट रिलेशन। अरे सारी एंट्री ऐसी हो जाती है। क्या है रिलेशन की एंट्री? 15 मिनट की एंट्री होती है रिलेशन, ठीक है। बस क्या ध्यान रखो, कैश और कैपिटल पे असर होगा तो एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इसके अलावा क्रेडिटर ने एसेट ले लिया, कैश पे क्या असर आया? कैपिटल पे तो एंट्री, दो एंट्री। क्रेडिटर थे 10,000 के, 8,000 का एसेट लिया, 2,000 कैश में लिया, तो कैश या कैपिटल पे कितना असर आया? 2,000। तो बस 2,000 की एंट्री। अरे था ही नहीं कुछ इसमें। हाँ जी बेटा, उसे आप अपने उन 7 स्टेप से जो भी प्रॉफिट या लॉस है, अच्छा चलो तुम्हारी बात वाली करता हूं,
रिलायशन में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है कम होती है? कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, रिलायशन डेबिट टू पार्टनर। जैसे सिंपल उसमें 10,000 क्रेडिट है, 8,000 का सामान ले गया, 2,000 उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। रीजन सुनो क्यों, रीजन सुनो क्यों। देखो ध्यान से, ये रिलायशन अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी क्रेडिटर यहां 10 के लिख रखे थे, पहले लिख रखे थे जब कैंसिल करा। तो आज मेरी बुक में क्रेडिटर की वैल्यू क्या है? 0 के लिए मैं 8,000 पे कर रहा हूं, तो फायदा नुकसान? नुकसान कितने का? तो 8 का नुकसान दिखा दिया। अब आप कहेंगे 2 का फायदा कैसे नहीं? अब ध्यान से सोचो, क्रेडिट कितना है 10, डेबिट कितना है 8, तो ऑटोमेटिकली 2 क्रेडिट में फालतू पहले से है नहीं है, तो दोबारा लिखूंगा तो डबल रिकॉर्डिंग नहीं हो जाएगी। तो एंट्री तो बहुत आसान थी। चलो पहले एंट्री पे ही आते हैं। अकाउंट की तो नौबत ही क्यों लाएं? वो तो भैया एंट्री, अरे फिर भी लिखवाऊंगा तो सही, ऐसे कोई ना हवा में बोल दिया काम खत्म। भैया रिजोल्यूशन में लिखा हुआ है सारा, Z to A to Z। चलो सबसे इजी चैप्टर लगता था मुझे, बच्चों को 4 से 6 नंबर की तैयारी 15 मिनट में तैयार। एंट्री आनी होती है पेपर में, 4 से 6 मिनट में एंट्री तैयार। पर बेटा ध्यान कर लो, पेपर से जस्ट 1 डे पहले कराया था कि कुछ हो रहा है अकाउंट कर लेते हैं। एक भाई हाँ जी लक्ष्य जी, एक सिंगल डे पहले कराया था ना पेपर से अकाउंट, हाँ जी, ये अकाउंट बनवा देता हूँ भाई, पता नहीं क्यों। इनकम स्टेटमेंट है, 2 बैलेंस शीट आएगी, पूरा इनकम तो भैया देख लो, इंट्यूशन पेपर से पहले जागती है हमारी, तो सही जागती है वो। सुनो भाई, देखो एसिड कैंसिल करने की एंट्री ऑलरेडी यहां पे मैं लिख चुका हूं। आ गया, ये रहा, लिख चुका हूं एसिड कैंसिल की एंट्री। क्या एंट्री है वो? रिलायशन डेबिट एसिड क्रेडिट। लायबिलिटी कैंसिल करने की एंट्री में ऑलरेडी लिख चुका हूं। रही बात पॉजिटिव नेगेटिव रिजर्व, वही पुरानी एंट्री जो हम करते आए हैं, ठीक है, वही पुरानी जो हम करते आए हैं। तो अब एंट्री लिखवाता हूं। देखो सबसे पहले एसिड सोल्ड अगर हम करते हैं या रिलायंस, 2 तरीके होते थे, या तो कैश के थ्रू, तो पैसा आएगा या जाएगा? कैश आ रहा है तो डेबिट, और अपोजिट में क्या आ गया? थ्रू कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर एसेट लेगा तो कैश पे असर आएगा कैपिटल पे? कैपिटल पे। जब पार्टनर बिजनेस से कुछ लेता है तो वो क्या बन जाती है? ड्राइंग। ड्राइंग से कैपिटल बढ़ती है कम होती है? कैपिटल कम होती है तो क्रेडिट, और अपोजिट में रियलाइजेशन। दैट्स इट। कितने का था इससे मतलब नहीं है, कितने में बिका बस इससे मतलब है। था कितने का? 10 का मैं पहली कैंसिल 10 कर चुका हूं, कितने में बिका कर दिया, अपने आप ऑटोमेटिकली 2000 क्रेडिट में बच गए। सही है ना? लायबिलिटी की पेमेंट की बात करूं, सेम 2 बातें होंगी, थ्रू कैश। हाँ भाई, लायबिलिटी पे करने पे कैश बढ़ेगा, कब होगा? कैश कम होगा तो क्रेडिट, कैश या बैंक जो भी आप लिखते हो, और रिलेशन अकाउंट डेबिट। थ्रू कैपिटल, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है तो यानी कि हम उसे एक्स्ट्रा पैसे लौटाएंगे, अब तो कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? बताएं। अरे यार ये एंट्री उल्टी करवा दी ना, कैपिटल टू रिलायशन। यार बोल सही रहे हैं, लिख गलत रहे हैं। हाँ, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और अपोजिट में क्या आएगा? रियलाइजेशन। अब इसके पीछे का लॉजिक सुनोगे, ऊपर के दोनों केस में रिलायशन क्रेडिट होता है, पता है क्यों? ऐसे समझो मेरी बुक में हर एसेट की वैल्यू आज 0 है, कैंसिल होते हैं सबकी एसेट की वैल्यू क्या है? अब मैं कोई भी एसेट देखूंगा 0 वाला मैंने 100 रुपए में बिका, तो फायदा नुकसान? फायदा क्या होता है? इसलिए रिलायशन करेंगे। मेरी बुक में हर लायबिलिटी की वैल्यू 0 है, 0 के बदले मुझे 500 रुपए की पेमेंट करनी पड़ रही है,
फायदा नुकसान, नुकसान का नेचर क्या होता है? इसलिए रिलेशन है। दूसरा ही मैंने आपको एक और भी है, पर इतनी सारा राइटर नहीं बनाएंगे, सीमित रखो बातें। तीसरा ये ध्यान देना, इसके ऊपर जब जब क्वेश्चन आता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। अगर ये एसिड वाला लोन है, एसिड वाला लोन मतलब पार्टनर को लोन दे रखा है, पार्टनर से लोन ले रखा है। हाँ अच्छा, उसमें से भी तुम दिख रहा है तो वो भारत में इसे एक काम करना है, स्क्रीनशॉट लेकर बड़ा कर भाई तो सर हाथ मिली कि चलो मैं बांग्लादेश से मेरे पे मैसेज आ रहा है और बड़ा तो रेजोल्यूशन तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान। अरे वो एक भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सके। अरे ठीक है, ये कुछ नहीं है, इन्होंने एक टेस्ट कराया कि आने वाले भविष्य में जैसा भी युद्ध का समय है कि इस अलर्ट के थ्रू लोगों तक हम अपनी सूचना पहुंचा पाएंगे नहीं। अरे सुनो, एसिड वाला लोन, लायबिलिटी वाला लोन, अब सुन लो यार, देखो बेटा, एसिड वाले लोन में ज्यादा दिमाग खराब करो ही मत ना। एसिड वाले लोन में दो बातें होंगी। जब कोई चीज एसिड है तो उसका नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो उसे कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। अरे भैया, जो एसिड वाली चीज है उसका नेचर होता है डेबिट, क्रेडिट करने के लिए उसे करोगे क्रेडिट, खत्म। और अपोजिट में कैश ले रहे हो तो कैश, कुछ ना लिखा हो तो कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट कर दो, खत्म बात। मुझे शौर्या से 200 रुपए लेने हैं और 2000 देने हैं, तो मैंने क्या करा? एडजस्ट। ठीक है। अब लायबिलिटी वाला लोन होगा अगर, तो यहां पर ज्यादा जल्दबाजी मत मचाना, एक लोन अकाउंट बनाना। क्या बनाना? ओपनिंग बैलेंस। अब लोन की पेमेंट का एक ही रास्ता है, या तो कैश या कैपिटल। मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं कि कैश या कैपिटल में अगर असर नहीं पड़ेगा तो एंट्री नहीं होगी, बता चुका हूं ना। केवल एंट्री कब होगी? जब या तो कैश पे असर पड़े या कैपिटल। अब अगर बैलेंस यहां बचे तो रियलाइजेशन, और इधर बचे तो बाय रियलाइजेशन। मैं इसके एक दो केसेस एग्जांपल दे रहा हूं। लेट से लोन है 10,000 का और 8,000 कैश में सेटल हो रहा है, तो एंट्री क्या बनाओगे? तो बैलेंस का बचा 2,000, बीज लोन डेबिट टू रिलेशन टू कैश, है ना। लोन है 10 का, सेटल करना पड़ रहा है 12 में, तो दो एंट्री बनेगी, बीज लोन टू कैश 12,000 और रिलेशन टू बीज लोन 2,000। एक और चौथी और लास्ट, फॉर रिजर्व्स। अब रिजर्व मैं आपको बता ही चुका हूं, दो होते हैं, पॉजिटिव रिजर्व या फिर पॉजिटिव रिजर्व का नेचर क्या होता था? जब इन्हें बांट दूंगा तो पॉजिटिव रिजर्व क्या होगा? अच्छा, रिजर्व से कैपिटल बढ़ती है कम होती है, तो कैपिटल क्या होगी? कौन से रेशो में? यहां तो एक ही रेशो होता है, यहां काहे का ओल्ड न्यू, एक ही रेशो है रिजोल्यूशन में। नेगेटिव रिजर्व कौन से होते हैं जिनका नेचर क्या होता है? डेबिट। अगर नेगेटिव रिजर्व बांटूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। और रिजर्व का नेचर डेबिट तक खत्म करूंगा तो क्रेडिट। कोई डाउट इसमें? लास्ट चीज बची है जिसमें बहुत बल्क ऑफ द बच्चे कंफ्यूज होते हैं,
भैया कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, बहुत सारे वैरायटी ऑफ केसेस आते थे, इसने बॉन्ड करा, इसने पे करा, इसने पे करा, इसने बॉन्ड करा, अगर झगड़ों में से जब बड़े क्वेश्चन आते थे तो दिक्कत नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? बड़े में तो एक ही ट्रीटमेंट होता था, या तो कैश में पे होगा, पार्टनर पे करेगा, और कोई तरीका ही नहीं होता था। दिक्कत होती थी जब एंट्री का क्वेश्चन आता था, 10 एंट्री, 10 हो गए 10 अलग केस। हालांकि कुछ क्या था वो थोड़ा सा याद करो, कैसे सोचते रिजोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 borne by A, paid by firm, can be तो उसको एक और dissolution expense borne by A, paid by B. यहाँ दो केसेस हैं, फंड को इन्वॉल्व करा या नहीं करा। अगर फंड को इन्वॉल्व करा है तो एंट्री होगी क्या, ये वाले केसेस में एक बार लिखवा लेना है ना, या आज लिखवाओगे सारा, कल भी छोड़ दो थोड़ा, कल के लिए सारी थ्योरी छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा ये भी छोड़ दो, बस लास्ट है, इतने से पेज में कवर हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कितनी लाइन दिख रही है तुम्हें ये? बस इतनी ही लाइन में करूंगा, अब तो फॉन्ट छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है? ना इधर करूंगा ना इधर, मतलब लिखने के लिए इधर उधर कर सकता हूं, बट एक्चुअली में ये डेडलाइन जो खींची है इसके नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है? अब सुनो, यहां मैंने 2 स्टेप लिखवाए थे बेटा। स्टेप 1, कभी भी डायरेक्ट ये मत सोचो पे कौन कर रहा है, पहले स्टेप में हमेशा सोचो एक्सपेंस बोर्न या मेट बाई हूं। एक्सपेंस बोर्न कौन करेगा? अब 2 बातें होंगी यहां पर, अगर बोर्न या मेट बाई फर्म है या फिर बोर्न या मेट बाई पार्टनर है, तो अगर बॉन्ड बाई फर्म है तो इसे हम क्या करेंगे? शो इन रियलाइजेशन, क्योंकि ये फर्म का खर्चा बन गया। अगर मेट बाई फर्म है तो नॉट शोन इन रियलाइजेशन, ये फर्म का खर्चा ही नहीं है तो खर्चे में क्यों दिखाना, ठीक है जी? ऐसे ही था, तो यानी कि यहां पर रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा ये, और यहां पर रियलाइजेशन के अंदर नहीं आएगा ये, ऐसे ही था। अब स्टेप 2 में पढ़ो, पेड बाई हूं, पेड बाई हूं। क्वेश्चन कुछ ना बताए तो जो बॉर्न करेगा वही पे करेगा। अब यहां फिर 2 बातें होंगी, अगर पेड बाई फर्म है तो हमारी जेब से क्या जा रहा है? पैसा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और पेड बाई पार्टनर है, बॉन्ड बाई फर्म, पेड बाई पार्टनर, यानी हमारा खर्चा पार्टनर पे कर रहा है तो हमारे यहां पे उसकी कैपिटल बढ़ रही है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैपिटल। टाइम क्या है? सेम। अब थोड़ी आदत भैया, 10-15 दिन पढ़ लो, 10-12 दिन यार। यहां पर फिर स्टेप 2, पेड बाई हूं, सेम। अगर बॉन्ड बाई पार्टनर है और पे फर्म ने किया है, बॉन्ड बाई पार्टनर है, पे फर्म ने किया है, तो ये तो ड्राइंग हो गई ना,
ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है? कम। कैपिटल डेबिट टू कैश। और बोर्न बाई पार्टनर, पेड बाई पार्टनर है। अरे तुम्हारा खर्चा तुम पे कर रहे हो, मुझे क्या लेना? नो एंट्री। अब एक लाइन बच रही है यार यहाँ से, एक लाइन के ऊपर नहीं नहीं बस वो पेड बाई वन पार्टनर। यार देख लो तुम्हारा ही टॉपिक अटक जाएगा। एक लाइन के पीछे क्या टॉपिक अटका? एक लाइन पता है, एक नंबर भी बहुत होता है। 5 नंबर की है वो लाइन, सुनो। एक बार नीचे अरे बेटा वो तो ब्लॉक बनाने के लिए बनाई है ना। केस है इफ एक्सपेंस बोर्न बाई वन पार्टनर, लेट्स से एक्स का खर्चा है, पेड बाई अदर पार्टनर। तो कायदे में तो कुछ होता ही है कि एंट्री होनी नहीं चाहिए। 2 मिनट है बस, कायदे में एंट्री होनी नहीं चाहिए। लेकिन भाई अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि एंट्री करनी है नहीं करनी, तो हम मानेंगे फर्म को इन्वॉल्व करना है। तो जिस पार्टनर ने पे किया है उसकी कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और जिसने बॉर्न किया उसकी कैपिटल कम होगी, डेबिट, खत्म। इसके लिए क्या तुम एक दिन टलवा रहे थे भाई? सही है भाई, मैं फर्म हूं, तुमने मेरी तरफ से कुछ पे किया तो मैं तुम्हें पैसा लौटाऊंगा, कैपिटल बढ़ गई। अब जिसकी तरफ से पे किया उससे मुझे पैसा वापस लेना है, कैपिटल कम हो। ठीक है जी, चलिए 1 सेकंड रुक जाओ बस, रिकॉर्डिंग रोक दूं।